जापान एक ऐसा देश जो आज दुनिया में कुछ मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में से एक गिना जाता है, जिसकी इकॉनमी स्टॉक मार्केट को काफ़ी पावरफुल माना जाता है और जिसके ट्रेडिशन को आज भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशंस में गिना जाता है। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ पर्सनल ट्यूटर। मैं केविन लोपेज आज आपको स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री का चैप्टर पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन का टॉपिक जापान द पॉलिटिकल सिस्टम समझाने वाला हूँ। क्या आधार रचना संरचना थी जापान के पॉलिटिकल सिस्टम की, किस तरीके से रूल किया जा रहा था इस कंट्री को, क्या चेंजेस आए, क्या बेनिफिट्स और डीमेरिट्स उन चेंजेस के रहे। लेट अस गो अहेड एंड अंडरस्टैंड। तो 12th सेंचुरी तक हम देखते हैं जापान वॉज रूल्ड बाय एन एम्परर। वी नो दैट देयर वॉज एन इंपीरियल कोर्ट and it was controlled by the emperor, but धीरे धीरे the imperial court started losing its power। अपनी पावर को उन्होंने लूज करना शुरू करा और तब उठ के आते हैं एक क्लैन, एक फैमिली, that were the shoguns। शोगन्स ने एक तरीके से रूल स्टार्ट कर दिया था। अब हालांकि देवर ऑथराइज्ड बाय द एम्परर, बिकॉज एम्परर के उतना कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो एक ऐसी पावरफुल फैमिली को कहा गया रूल करने के लिए दैट कुड एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एंड दैट रियली हैड द एबिलिटी टू डू दैट। सो शोगन्स स्टार्टेड रूलिंग इन द नेम ऑफ द एम्परर। अब डिवाइड कैसे किया गया था कंट्री को? 1603 से लेके 1867 तक तोकुगावा फैमिली was the shogun family. It was the ruling family. They had divided the country into 250 domains. Now I'm talking about some large domains over here, friends. इसी के कॉन्ट्रास्ट में आप यूरोपियन लैंड्स में देखेंगे अगर, तो वहां आपको ऐसा सिस्टम नहीं मिलता है that one ruling elite family actually controls 250 domains. This is a big number. There were constant clashes, there were constant wars between these domains and all sort of disputes, but they managed it quite nicely. इन्होंने हर डोमेन में एक daimyo, that is एक मेन चीफ जो होता है, उसको अपॉइंट करा। अब डाइम्यो को ये ऑर्डर दिए गए थे शोगन्स द्वारा दैट यू विल बी स्टेइंग इन ईदो। ईदो बेसिकली टोक्यो का एक एंशिएंट नेम था। अब सारे के सारे जनाध्यक्षों को, सारे के सारे लाइक डोमेन्स के चीफ्स को टोक्यो में रखने से दो चीज़ें इंश्योर हो रही थी। एक, उनसे प्रॉक्सिमिटी इमीडिएट थी, they were just a call away. Second, any type of disputes were immediately solved right at this place. So there was no need to call up a person, कुछ dispute चल रहा है or something like that. No. अब ये शोगन्स और डाइम्यो को एक और वॉरियर क्लास था जो सपोर्ट करता था। That was the samurais. Samurais were actually the warrior class that they themselves were elites, but they were expert in the art of warfare. So they, even today we actually go ahead and consider samurais to be some class that is expert in the art of sword making, and samurai swords are still bushido जिसे कहा जाता है। It's still the most swift like sword in the world। अब ये क्लास जो थी, ये इनको बेसिकली डेम्यो और शोगन्स को सपोर्ट करते थे। ये इन लोगों को हेल्प करते थे इन मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर एंड द थिंग्स अराउंड। सो एक सिस्टम बहुत अच्छे से बना दिया गया था। अब
लेट 16th सेंचुरी आते आते एक मेजर चेंज आया। मेजर चेंज ये हुआ कि तोकुगावा फैमिली जो शोगन फैमिली थी, उन्होंने कुछ ढील दे दी थी इस सिस्टम के अंदर। उन्होंने कहा, थोड़ा सा टाइटनेस भी दिया था। सबसे पहले डेमियोस जो थे अब अपने कैपिटल डोमेन के कैपिटल्स में रह सकते हैं। याद रखिएगा कि पहले वो लोग टोक्यो ईडो में रहते थे, उनको ऑर्डर दिया जाता था, बट अब उनको कहा गया दैट दे कुड लिव इन द डोमेन्स। डायरेक्ट इंटरैक्शन उनका उनकी प्रजा जनता उस डोमेन में रहने वाले लोगों के साथ रहेगा। नेक्स्ट, peasantry was banned from carrying a sword. Only samurais could carry a sword. This ensured law and order. क्योंकि किसी के पास भी तलवार दे दी यार, वो तो एक तरीके से हो गए बंदर के हाथ में बंदूक दे देना, कुछ भी झगड़े होंगे 2 मिनट में ठाए ठाए चालू हो जाती है। अब इन लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा सा टाइट करा, सिर्फ समुराइज के पास में स्वॉर्ड रहेगी। इसके बाद में इन लोगों ने एक लैंड सर्वे सिस्टम चालू करा था। लैंड सर्वे सिस्टम ये था जिसके अंतर्गत अलग अलग लैंड्स को उनकी यूजफुलनेस के कैटेगरी में डिवाइड करा गया था और उस हिसाब से टैक्सेस इंप्लाई करे थे। नाउ दिस वाज अ वेरी गुड सिस्टम माय फ्रेंड्स। सो दीज ऑल थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन। इसका एक मेजर फायदा ये हुआ कि ये डेमियो को जो कैपिटल्स में रह के रूल करने का पावर दिया गया था, एक तरीके से ऑटोनॉमी दे दी थी, उससे अब उनके डोमेन्स फ्लरिश करने लगे। मिड 17th सेंचुरी तक ईडो मतलब टोक्यो के अलावा जापान में 2 ऐसी सिटीज फ्लरिश हो चुकी थी जो कि 50,000 की पॉपुलेशन को केटर करती थी। नाउ रिमेंबर माय फ्रेंड्स, एक ऐसा देश जहां पे पेजेंट्री सबसे ज्यादा है, किसान, ग्रामीण एग्रेरियन सोसाइटी है, वहाँ पे आप सिटीज़ की ग्रोथ अगर देखते हो तो 50,000 वॉज अ गुड नंबर। ये सिटीज़ थी ओसाका एंड क्योटो। इसके साथ में और भी कुछ ऐसी हाफ डजन सिटीज़ उगकर आई थी जिनकी पॉपुलेशन लगभग आधा लाख थी। अब ये वो पीरियड है फ्रेंड्स जब यूरोप में किसी एक देश में एक सिटी इतनी पॉपुलेशन केटर करती थी। जापान इतना आगे बढ़ चुका था। देन जैसे जैसे सिटीज़ की ग्रोथ हुई, ऑब्वियस सी बात है कमर्शियल ग्रोथ भी हुई, एक इकोनॉमी सेटअप होने लगी। इकोनॉमी सेटअप होती है तो ट्रेड रिलेशंस आते हैं। जापान स्टार्टेड ट्रेडिंग। टेक्सटाइल्स फ्रॉम चाइना, इंडिया एंड ऑल वर इम्पोर्टेड नाउ इन द कंट्री। बट इसका एक ड्रॉबैक हुआ। इन टेक्सटाइल्स के लिए पे करने के लिए उनको जो करेंसी यूज़ करते थे वो देवर इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स। धीरे धीरे जापान में एक डिप्रेशन आने लगा क्योंकि उसकी सारी जो प्रेशियस मेटल्स की जो कॉइनेज थी वो ख़त्म होने लगी। देन अगेन टोकुगावा फैमिली इंटरवीन्ड। नेवर टू फॉरगेट दैट दे वर ऑलवेज देयर, सो स्टिल दे हैड पावर्स। Now once Tokugawa family intervened, they went ahead and they stopped the export of precious metal. If you want to deal with us, deal in the currency, notes or normal metal, coins or something like that. But we won't be going ahead and giving our precious metal to you people. इन्होंने फिर शुरू करवाया सिल्क इंडस्ट्री की ग्रोथ, क्योंकि कहीं ना कहीं से इनको टेक्सटाइल तो चाहिए था। अब इस चक्कर में इन्होंने सिल्क इंडस्ट्री की ग्रोथ शुरू करवाई इन निशिजन, दैट इज क्योटो में। और इत्तेफाक से दोस्तों, ये सिल्क जो निशिजन सिल्क जिसे हम कहते हैं वो दुनिया के फाइनेस्ट सिल्क के नाम पे फेमस हो गया। ऐसा सिल्क दुनिया में कहीं नहीं बनता अब। And by fact, I do have certain scarves and certain things belonging to my late mother. I know they are the finest of products that they are making. अब इसके साथ साथ लिटरेचर की ग्रोथ होने लगी। जापान में जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होने लगे, सिटीज़ की ग्रोथ होने लगी, ट्रेड्स बढ़ने गए, बिजनेसमैन मर्चेंट्स बढ़े, लिटरेचर की भी ग्रोथ होने लगी। इनफैक्ट एक नूडल के बॉल में तो एक बुक आ जाती थी। जितना एक नूडल का बॉल कॉस्ट करता था उतने में एक बुक आने लग गई थी। तो इसका मतलब जापान में लिटरेचर भी काफ़ी हद तक बढ़ गया था। अच्छा, लिटरेचर के साथ में काफ़ी सारी प्रेजेस
उसके साथ में उनकी हिस्ट्री एंड ऑल थिंग्स आने लगी, इसके साथ कुछ कुछ मिथ्स भी जोड़ दिए गए थे। जैसे एक फेमस मिथ था कि हमारे जो एम्परर हैं दे एक्चुअली आर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ सन गॉडेस। इसलिए आप जापान के फ्लैग में आज भी देखेंगे देयर इज अ सन इन द फ्लैग। सो इट्स अ लैंड ऑफ, हालांकि इट्स अ लैंड ऑफ राइजिंग सन, यस जोग्राफिकली तो ये सत्य है, बट इस चीज़ को और प्रगाढ़ रूप से लोगों को बताया गया ताकि उनके अंदर एक फीलिंग आ जाए दैट यस वी आर अहेड। सो आशा करता हूँ अब आपको ये पॉलिटिकल सिस्टम, चेंजेस, लीडिंग्स, मैरिज, रीमैरिज सब समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई एम केविन लोपेज, आई विल सी यू सून, बाय बाय।